नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर यह हमारा नवा सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों के विषय में जानेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे इस ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, जिससे वीडियो उन लोग के बीच पहुंचे जिनकी इसको सबसे अधिक आवश्यकता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। और दोस्तों, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा, ऑप्शन बी अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए धूपगढ़ी, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। छोटा नागपुर पठार की बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए मैकाल रेंज में, ऑप्शन बी सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन सी विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एमपीपी से 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। धूपगढ़ चोटी अमूमन हर एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया जाता है आरआरबी टीए 2002 में, और रिसेंटली भी कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए 8200 मीटर, ऑप्शन सी बी 8848 मीटर, ऑप्शन सी 8500 मीटर, डी 9000 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। और अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं 8848 8848 मीटर, तो आप लोग बिल्कुल सही है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का जो उत्तरी पार्ट है वो तिब्बत यानी चीन से बिलोंग करता है, और जो चोटी के इधर दक्षिणी भाग है वो नेपाल को बिलोंग करता है। और जो चढ़ाई होती है वो जो माउंट एवरेस्ट पे, वो नेपाल की तरफ यानी दक्षिण की तरफ से ही होती है चोटी के। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि चाइना ने पूरे माउंट एवरेस्ट को तिब्बत अर्थात चाइना का पार्ट बता दिया है। अभी इस पे नेपाली सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है। देखते हैं आगे जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आरआरबी टीए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पालनी। कड़ाई कुनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? एमपीपीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन सबरीमाला मंदिर जो कि अभी काफी चर्चा में था और महिलाओं को परिवेश को लेकर काफी चर्चा में था, और कोर्ट का डिसीजन पक्ष में आया था कि महिलाओं को प्रवेश मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी केरल के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से नदियों के विषय में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तक
पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होंगे और नदियों के बारे में विषय में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं नदियों पर। हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज ये हिमालय पार की नदियां हैं। गंगा जो है हिमालय पार की नदी नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन में गंगा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और गंगा आपका बी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज जो कि तीनों हिमालय पार की नदियां हैं, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से सारी नदियां निकलती हैं, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बड़े से छोटा आपको बताना है, सबसे बड़ी नदी और उसके बाद छोटी छोटी। तो ऑप्शन से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में ही सही लग रहा है, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन और कई एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ऑप्शन के हिसाब से क्या, वैसे ही भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और देख लीजिए डी आंसर बिल्कुल सही है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये रहा 10वां क्वेश्चन दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कंफ्यूज होकर मैक्सिमम जनता इस क्वेश्चन को गलत करके आती है। पद्मा और यमुना में कंफ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी तरह आप दिमाग में बिठा लीजिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में ऑप्शन ए पद्मा के नाम से जाना जाता है, जमुना को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी बांग्लादेशी लोग गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से बुलाते हैं या मानते हैं। और इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी को जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती है तो इस धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा 11वां क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे। और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो कि बांग्लादेश में बनती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, और गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहा 12वां क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन गंगा हो जाएगा। तो देख लीजिए गंगा आपको 2 ऑप्शन में मिलेंगे, बी सी, और दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र, और इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की 2 अधिक नौगम्य नदियां हैं। देखिए नौगम्य आप तभी कह सकते हैं जब नदियों में साल भर पानी अनवरत बना रहे, और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षा पे आधारित नदियां हैं, मतलब जब वर्षा रहती है तो उनमें पानी बना रहता है, फिर सूख जाती हैं, जल का स्तर कम हो जाता है तो उसमें नौकागम नहीं रह जाती हैं। इस हिसाब से गंगा और ब्रह्मपुत्र काफ़ी उपयुक्त नदियां हैं और नौकागम के लिए बिल्कुल सटीक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है?
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र अर्थात मेघना के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। मेघना मैंने नाम लिया तो आप लोग चिंतित मत होइएगा। मेघना को ही गंगा पुत्र ब्रह्मपुत्र नदियां जब संयुक्त धारा बन जाती हैं बांग्लादेश में तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि गंगा आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री में है, तो उत्तराखंड ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। तो ऑप्शन डी के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड और तिब्बत में है। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपको ऐसी नदी की पहचान करनी है ऑप्शन में जो भारत में जिसका उद्गम स्थान नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, और ये आपका ऑप्शन सी, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तो आप लोग बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते यह भारत में प्रवेश करती है, और असम में सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, या लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, अर्थात सिंधु नदी की लंबाई भी औसतन उतनी ही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2900 किलोमीटर। दोस्तों ये रहा 19वां क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। ये सारी नदियों का उद्गम स्थान आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास मिलेगा। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से ही जन्म लेती हैं, साथ ही इस क्षेत्र में ही सिंधु नदी भी निकलती है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। माजुली नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। माजुली असम राज्य में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इस समय इस द्वीप की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि मानव अपने हितों के कारण मनमाने ढंग से यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिससे यह द्वीप सिकुड़ता हुआ जा रहा है, और नदी भी दिन ब दिन इस द्वीप को काटती हुई जा रही है, जिससे इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बेतवा तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना को यह दाहिने तट से आकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 22वां क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है,
और दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार से होकर भारत में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय की पार की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों गंगा और यमुना तो है नहीं, डी रावी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सतलज होता है। और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सतलज गंगा सॉरी हिमालय परे की नदी है। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इस पे कई सारे बांध बना दिए गए हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है और बाढ़ के पानी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है, जिससे अब ये बंगाल का शोक नहीं रह गई है, काफी हद तक ये कंट्रोल में है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं नर्मदा और सोन तो आप लोग बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी आपका पश्चिम की ओर बहती हुई अरब के सागर में गिरती है और सोन नदी उत्तर की तरफ जाकर दाहिने तट से गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने लर्निंग बुक पे इतना समय दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।